वेलकम टू सीधी शिक्षा माई डी सर। चलिए आज हम लोग देखते हैं 12th फिजिक्स का हम लोग 7वां चैप्टर प्रत्यवती धारा देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। आज हम लोग देखते हैं प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा के बारे में। वास्तव में प्रतिरोध क्या होती है, प्रतिघात क्या होती है, प्रतिबाधा क्या होती है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए, तो हमारे पास जो है वो है आपका प्रतिरोध है, प्रतिरोध है और प्रतिघात है। प्रतिरोध है, प्रतिघात है और क्या है, प्रतिबाधा है। इन तीनों चीजों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं भाई, क्या क्या होती है, इसको अच्छे से देखते हैं। तो पहला बोल रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा में, प्रत्यवर्ती धारा में, जिसको आप लोग जानते ही हैं, प्रत्यवर्ती धारा डायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेट करंट होता है ना, एसी और डीसी। ये प्रत्यवर्ती धारा में, धारा परिपथ में, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, देखिए प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, किस परिपथ में बोलने से, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में कोई भी आपका इस तरीके से परिपथ है, ठीक है, जिसमें आपका एसी है, ठीक है, इस परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र, ओमीय प्रतिरोध आर है आपका और प्रेरक कुंडली एल है और संधारित्र क्या है आपका सी है। तीनों प्रतिरोध आरोपित करते हैं, तीनों प्रतिरोध क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में तीनों चीज़ हम लोग क्या करते हैं, आरोपित करते हैं इस तरीके से, जैसे लाइक दिस। जैसे हम लोग यहाँ पर करते हैं, देखिए इस तरीके से हम लोग अवोमीय प्रतिरोध हो, इस तरीके से हो, आपको क्या हो, प्रेरक कुंडली संधारित्र भी हो, ठीक है, प्रेरक कुंडली संधारित्र आपका सी हो और प्रतिरोध आर हो और प्रेरक कुंडली क्या हो, एल हो। ये हो जाएगा एसी, धारा आई प्रवाहित हो रही इस तरीके से। तो बोल रहा है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, क्या बोल रहा है इस चीज़ को देखिए अच्छे से। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, जो आपका ओम के नियम का पालन करता है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा जो होता है वो आपका ओमीय प्रतिरोध होता है। इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं, हम लोग उस चैप्टर में प्रतिबाधा प्रतिरोध के बारे में हम लोग 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में भी इसके बारे में हम लोग देख चुके हैं कि ओमीय प्रतिरोध क्या होता है, इसके नियम क्या हैं, इसकी सीमाएँ क्या हैं, इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। तो ओमीय प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली और संधारित्र तीनों प्रतिरोध आरोपित करते हैं इस पर। प्रत्यवर्ती धारा जो होती है आपके पास, क्या धारा होती है, जो आपके पास प्रत्यवर्ती धारा होती है, क्या धारा होती है, प्रत्यवर्ती धारा होती है आपके पास, क्या धारा होती है, प्रत्यवर्ती धारा जो होती है उसमें हम लोग ओमीय प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली और संधारित्र तीनों प्रतिरोध क्या करते हैं, आरोपित करते हैं। इस तरीके से हम लोग तीनों प्रतिरोधों को क्या करते हैं, आरोपित कर देते हैं। यहाँ पर तीनों चीज़ों को हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर आरोपित करते हैं, आरोपित करते हैं। तो किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा मतलब डायरेक्ट करंट, कोई भी चालक है आपके पास, उस चालक के द्वारा कोई भी डायरेक्ट करंट, डीसी करंट, ठीक है, डीसी करंट या प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में, या प्रत्यवर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को, इसके मार्ग में, ठीक है, इसके मार्ग में चालक द्वारा डाले गए अवरोध, चालक के द्वारा डाले गए अवरोध, डाले गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा जाएगा कि प्रतिरोध क्या होती है। तो प्रतिरोध के लिए आप लोग क्या बोलोगे कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में
अगर प्रत्यवती धारा परिपथ जिसमें ओमीय प्रतिरोध हो, प्रेरकत्व हो, प्रेरक कुंडली और संधारित्र तीनों हो, ओमीय प्रतिरोध जिसमें प्रेरक कुंडली संधारित्र तीनों प्रतिरोध होते हैं, ठीक है, तो उसमें किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यवती धारा के मार्ग में जो चालक के द्वारा रुकावट डाली जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्लियर। तो ये चीज़ जो होती है वो आपके प्रत्यवती धारा के अंतर्गत होती है। प्रत्यवती धारा के अंतर्गत में आपके जो तीनों चीज़ें हैं जिसमें आपका ओमीय प्रतिरोध शामिल है, प्रेरक कुंडली शामिल है और आपका संधारित्र या धारिता शामिल है, तो उसमें जो चालक रहता है उस चालक के द्वारा डाले गए अवरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। प्रतिरोध आर है यहाँ पर आप लोगों का, तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि प्रत्यवती धारा परिपथ में, उसी चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। देखिए प्रत्यवती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध और प्रेरक कुंडली और संधारित्र तीनों प्रतिरोध आरोपित करते हैं किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यवती धारा के, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यवती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में क्या होती है, आपकी प्रेरक कुंडली जो होती है। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जो आपकी प्रेरक कुंडली होती है, प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से किसी एक के उपस्थित होने पर परिपथ के प्रतिरोध को हम क्या बोलेंगे, प्रतिघात बोलेंगे। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिघात बोलेंगे। उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिघात। तो यहाँ पर सेकेंड चीज़ को क्या बोल रहा है, अगर प्रत्यवती धारा परिपथ में ना, यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है, अगर आपके प्रत्यवती धारा परिपथ में जो होती है प्रत्यवर्ती धारा परिपथ, इस चीज़ को देखो, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से किसी एक के उपस्थित होने पर परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिघात बोलते हैं। इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम लोग, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। उसको आर से प्रदर्शित करते हैं, इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, एक्स से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो प्रतिघात किसको बोलेंगे, तो इस चीज़ को आप लोग ये बोल सकते हो कि यदि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली, यदि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में किसके द्वारा, प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से किसी एक के साथ ना, ये तो प्रेरक कुंडली होगा, ये तो संधारित्र होगा। ठीक है, प्रेरक कुंडली होगा या क्या होगा, संधारित्र में से किसी एक के उपस्थित होने पर परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिघात कहते हैं। इसे एक से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या है, ओम है। इसी चीज़ को बोल रहा है, इसका मात्रक क्या है आप लोगों का, ओम है। इसका मात्रक आपका ओम है। सुविधा के लिए धारितीय प्रतिघात को एक सही या प्रेरकीय प्रतिघात को एक सवन से क्या किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम लोग बोलते हैं प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में अगला जो आपका कंटेंट है वो है आपका प्रतिबाधा, क्योंकि आपको प्रतिरोध, प्रतिबाधा, प्रतिघात का जानना बहुत ही जरूरी है। अगला चीज जो बोल रहा है वो देखिए, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध प्रेरक कुंडली और क्या होती है, प्रेरक कुंडली और संधारित्र में से दो या दो से अधिक के उपस्थित होने पर परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं। इसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। इसे जेड से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसका भी मात्रक क्या होता है भाई, ओम होता है। इसका भी मात्रक क्या होता है भाई, इसका भी मात्रक आपका ओम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को ये बोला जाएगा कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रतिबाधा क्या होती है बोला जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध या प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से
एक नहीं ना, दो या दो से अधिक के उपस्थित होने पर, इसमें से दो या दो से अधिक उपस्थित हो गया तो ओमीय प्रतिरोध रह गया तो प्रेरक कुंडली रहेगा, ये तो ओमीय प्रतिरोध रह गया तो संधारित्र रहेगा, ये तो प्रेरक कुंडली रह गया तो संधारित्र रहेगा, ठीक है। लेकिन दो या दो से अधिक ना, दो होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। प्रतिरोध को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिबाधा बोलेंगे। इसे हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका भी मात्रक क्या होता है, ओम होता है। तो यहाँ पर आप लोग तीन चीज़ देखे हैं, पहला प्रतिरोध के बेस पे देखे हैं, दूसरा प्रतिघात के बेस पे देखे हैं और तीसरा किसके रूप में देखे हैं, आप लोग प्रतिबाधा के बेस पे देखे हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर और एक बार क्लियर करते हैं। यदि प्रतिरोध और प्रतिघात और प्रतिबाधा आपको लोगों को अलग अलग तरीके से इस चीज़ को बताया जाएगा तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, प्रतिरोध अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, अगर प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आपके साथ अगर क्या ओमीय प्रतिरोध हो और प्रेरक कुंडली हो और संधारित्र तीनों उपस्थित हो तो चालक द्वारा जो मार्ग पर डाला गया जो अवरोध होता है उसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अगर इसमें से दो हो आपके पास, ठीक हो, तब क्या होगा इस चीज को देखते हैं। यहां से देखो, यहां से जो प्रतिरोध के बेस पे हम लोग देखे थे, किसके बेस पे देखे थे, प्रतिरोध के बेस पे देखे थे। पहला आपका प्रतिरोध के बेस पे है और दूसरा किसके बेस पे है, प्रतिघात के बेस पे है, प्रतिघात के बेस पे है। और तीसरा जो किसके बेस पे है, प्रतिबाधा के बेस पे है, प्रतिबाधा। तीसरा जो है वो है प्रतिबाधा। चलिए इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं डेफिनेशन के बेस में। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमीय प्रतिरोध, प्रेरक कुंडली, संधारित्र तीनों प्रतिरोध आरोपित किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा प्रतिधारक मार्ग में डाले गए अवरोध को, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा ना, यहाँ पर बोल रहा है किसी चालक द्वारा, देखिए अच्छे से, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध, मार्ग में डाले गए अवरोध, डाले गए अवरोध, किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उस चालक का, उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। देखिए प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है, इसे R से प्रदर्शित किया जाता है, किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी आपका प्रत्यावर्ती धारा है उस पर आप लोगों के ओमीय प्रतिरोध शामिल है, ओमीय प्रतिरोध के साथ साथ प्रेरक कुंडली शामिल है, प्रेरक कुंडली के साथ साथ संधारित्र, धारिता, तीनों में से कोई भी क्या है, संबंधित है। तो उसमें से बोला जा रहा है कि यदि किसी चालक द्वारा, हम किसी चालक के द्वारा दिष्ट धारा या प्रतिधारक मार्ग में जो अवरोध डाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिरोध। और दूसरा क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में दूसरा चीज को बोलते हैं प्रतिघात को। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, यहाँ पर देख लीजिए इस चीज को, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र, प्रेरक कुंडली या संधारित्र, प्रेरक कुंडली या फिर संधारित्र, प्रेरक कुंडली या फिर संधारित्र में से किसी एक की उपस्थिति में, में से किसी एक की उपस्थिति में, किसी एक की उपस्थिति में
एक की उपस्थिति होने पर, एक की उपस्थिति होने पर परिपथ के प्रतिरोध को, परिपथ के प्रतिरोध को, परिपथ के प्रतिरोध को, परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिघात कहते हैं इस चीज को, प्रतिघात कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं, इसे x से प्रदर्शित करते हैं। इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को अच्छे से देखिए, नोट डाउन करते हुए चाहिए, माइंड में सेट करके चलिए। यदि दूसरा चीज़ ये बोल रहा है कि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में अगर प्रेरक कुंडली हो, इसमें तो केवल एक है कि किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा प्रतिवर्ती धारक मार्ग में जो अवरोध डाला जाता है चालक के द्वारा, उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन इसमें देखिए, यदि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से किसी एक की उपस्थिति होने पर परिपथ के प्रतिरोध को, उस पर डाले गए जो अवरोध है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम उसकी प्रतिघात बोलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ आ रहा है आपकी? या तो प्रेरक कुंडली है या तो संधारित्र है। इस चीज़ को देखिएगा, या तो प्रेरक कुंडली या तो क्या है आप लोगों की? संधारित्र है। ठीक है, तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से किसी एक की उपस्थिति होने पर परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे x से प्रदर्शित करते हैं। तो किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा के मार्ग में डाले गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे r से प्रदर्शित किया जाता है। इसको, ये तो पहला हो गया प्रतिरोध के बेस पे। दूसरा जो है आप लोगों के किसके बेस पे है? प्रतिघात के बेस पे है। तो प्रतिघात में क्या बोल रहे हैं? देखिए कि यदि प्रतिवर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से किसी एक की उपस्थिति होने पर परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे x से हम लोग क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं या निरूपित करते हैं। और तीसरा जो चीज़ होती है वो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आप लोगों की? प्रतिबाधा है। तो इस चीज़ को देखते हैं, प्रतिबाधा को देखिए। तो प्रतिवर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, इस चीज़ को देखिए प्रतिबाधा को। प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में ये चीज़ को बोल रहा है कि प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में अगर ओमीय प्रतिरोध हो, अगर आपके पास क्या हो? या तो ओमीय प्रतिरोध हो या फिर प्रेरक कुंडली एल हो, प्रेरक कुंडली हो या संधारित्र सी हो। प्रेरक कुंडली या संधारित्र, या जिसको बोलते हैं आप लोग धारिता, संधारित्र में से दो या दो से एक नहीं भाई, में से या तो दो रहेंगे या दो से क्या रहेंगे? अधिक। में से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक के उपस्थित होने पर, के उपस्थित होने पर परिपथ के प्रतिबाधा को, परिपथ के प्रतिरोध को, परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है, Z से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या हो गया? प्रतिबाधा हो गया। इसका भी मात्रक क्या है भाई? इसका भी मात्रक ओम है। ठीक है, तो प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा के बेस में हम लोग देख चुके हैं कि प्रतिरोध किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रतिवर्ती धारा में
किसी चालक द्वारा दिष्ट धारा या प्रत्युति धारा के मार्ग में डाला गए अवरोध को उस चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा होता है प्रतिघात। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रेरक कुंडली संधारित्र में से किसी एक के उपस्थित होने पर परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिघात कहते हैं। इसे X से प्रदर्शित किया जाता है। तीसरा होता है प्रतिबाधा। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में ओमी या प्रेरक कुंडली संधारित्र में से 2 या 2 से अधिक के उपस्थित होने पर परिपथ के प्रतिरोध को प्रतिबाधा कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित किया जाता है। इसका भी मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये तीनों चीज़ों को जानकारी आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। इन तीनों चीज़ों को देखिएगा। तो पहला हम लोग देख लिए प्रतिरोध को देख लिए, दूसरा देख लिए प्रतिघात को देख लिए, और तीसरा जो देख रहे हैं हम लोग वो था प्रतिबाधा। चलिए आगे देखते हैं। इनमें जो अंतर है इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए इसकी जो अंतर है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये आपका Z है, ठीक है। तो प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर को देखते हैं। यहाँ से इसमें क्या क्या डिफरेंस है इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो पहला है प्रतिरोध, देखिए तो प्रतिरोध है, और दूसरा जो है वो आपका प्रतिघात है, और तीसरा जो है वो है आप लोगों की प्रतिबाधा है, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहला है दिष्ट धारा या प्रत्युति धारा के जो है, ठीक है। तो पहला प्रतिरोध को देखते हैं। प्रतिरोध में बोल रहा है दिष्ट धारा या फिर प्रत्यावर्ती धारा, या तो DC रहेगा या तो AC रहेगा, या तो AC रहेगा, डायरेक्ट करंट या तो अल्टरनेट करंट, ठीक है। तो दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में चालक द्वारा आरोपित अवरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। DC या फिर AC के मार्ग में, ठीक है, के मार्ग में जो आपका अवरोध उत्पन्न करता है इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। चालक द्वारा जो उत्पन्न होता है इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। तो दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में चालक द्वारा आरोपित अवरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। डायरेक्ट करंट या अल्टरनेट करंट के मार्ग में जो आप लोगों का अवरोध उत्पन्न होगा उस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको या तो दिष्ट धारा में भी हो सकता है, या तो प्रतिवर्ती धारा में भी हो सकता है। तो उसके मार्ग में जो चालक द्वारा आरोपित अवरोध रहेगा उस चीज़ को हम लोग प्रतिरोध कहेंगे, ठीक है। तो ये प्रतिरोध के अंतर्गत आ जाएगा। अगला देखते हैं भाई हम लोग प्रतिघात वास्तव में क्या चीज़ होती है इसको देखते हैं। अब बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा आरोपित अवरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रतिघात कहते हैं, ठीक है। तो दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में चालक द्वारा चालक द्वारा जो आरोपित अवरोध होता है उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा, प्रेरक कुंडली या तो संधारित्र द्वारा, प्रेरक कुंडली L या संधारित्र C के द्वारा, ठीक है, आरोपित अवरोध को प्रतिघात कहते हैं। दोनों में से किसी एक, या तो प्रेरक कुंडली डालेगा या तो संधारित्र डालेगा, लेकिन उसमें केवल चालक डालता है, प्रतिरोध में केवल चालक डालता है। तो दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में चालक द्वारा डाले गए अवरोध को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में, ओनली प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या संधारित्र के द्वारा आरोपित अवरोध को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिघात बोलेंगे, क्लियर। और तीसरा जो होती है वो आपकी होती है प्रतिबाधा क्या बोल रहे हैं? देखिए ये भी प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में है। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में पहला प्रतिरोधक या प्रेरक कुंडली और संधारित्र में से तीनों या किन्हीं दो के द्वारा, मतलब 2 या 2 से अधिक बोल सकते हो। ये तो 2 होना चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए भाई, 1 नहीं डाल सकता, 2 होना चाहिए। ये 2 से अधिक 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक या प्रेरक कुंडली और संधारित्र में से उसी चीज़ को बोल रहा है। प्रत्यावर्ती धारा के मार्ग में प्रतिरोधक या प्रेरण कुंडली और संधारित्र में तीनों या किन्हीं दो के द्वारा आरोपित अवरोध को, ठीक है, क्या बोला जाता है? प्रतिबाधा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रतिबाधा। तो इसमें एक है, इसमें आप लोगों का क्या है? दोनों में से एक है। इसमें से क्या होता है? आप लोगों में से तीनों में से कोई 2 या 2 से अधिक।
तो ये तो हो गया आपका प्रतिबाधा के अंतर्गत। तो प्रतिरोध देख लिए, प्रतिघात देख लिए, प्रतिबाधा। अब आप लोगों से पूछता हूँ प्रतिरोध के बेस पे क्या होता है। तो प्रतिरोध के बेस पे क्या होता है, दिष्ट धारा या प्रतिधि धारक मार्ग में चालक द्वारा जो अवरोध आरोपित किया जाता है वो तो आपका क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया। प्रतिधि धारक मार्ग में प्रेरक कुंडल या संधारित्र द्वारा आरोपित जो अवरोध है वो तो आपका प्रतिघात हो गया। लेकिन प्रतिधि धारक मार्ग में प्रतिरोधक या प्रेरक कुंडल संधारित्र में तीनों में से दो या दो से अधिक के द्वारा जो डाला गया अवरोध होता है वो आपका प्रतिबाधा होता है। ठीक है, अगला देखते हैं दूसरा कंटेंट। इसका दूसरा कंटेंट में क्या चीज़ को बोल रहा है, ये दूसरा में देखिए, दूसरा में किसको बोल रहा है, प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। जो आपका प्रतिरोध होता है वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है बोलने से, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, दूसरा प्रतिघात के लिए देखते हैं। प्रतिघात जो होती है भाई वो आवृत्ति पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर निर्भर करता है ये। ठीक है, तो प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता लेकिन प्रतिघात आवृत्ति पर निर्भर करता है। उसी प्रकार प्रतिबाधा को देखते हैं। प्रतिबाधा क्या बोल रहा है, प्रतिबाधा ये आपका प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ये प्रतिबाधा आपकी आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, तो दूसरा थिंग में हम लोग क्या चीज़ को देखें कि जो प्रतिरोध होता है भाई वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है और जो प्रतिघात होता है भाई वो प्रतिघात आवृत्ति पर निर्भर करता है। अब प्रतिबाधा के लिए देखेंगे तो प्रतिबाधा आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये दोनों, ये वाला निर्भर करता है और ये भी आपका निर्भर करता है, बट ये आपके निर्भर नहीं करता है। इस चीज़ को देखिएगा। तो कौन निर्भर करता है, प्रतिघात निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, प्रतिबाधा निर्भर करता है। कौन निर्भर नहीं करता, तो प्रतिरोध नहीं निर्भर करता है। ठीक है, तो दिष्ट धारा या प्रतिधि धारा के मार्ग में चालक द्वारा जो आरोपित अवरोध है वो आपका प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिधि धारा के मार्ग में प्रेरक कुंडली या संधारित्र द्वारा जो आरोपित अवरोध है उसको हम लोग प्रतिघात बोलेंगे। और प्रतिधि धारा के मार्ग में जो प्रतिरोधक, प्रेरक कुंडली या संधारित्र में से तीनों या किन्हीं दो के द्वारा जो आरोपित अवरोध है उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिबाधा। तो पहला प्रतिरोध हो गया, दूसरा प्रतिघात हो गया, तीसरा आपका प्रतिबाधा हो गया। दूसरा में हम लोग देखते हैं दूसरा चीज में ये किस तरीके से आता है, ये इस चीज को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोध जो होता है वह आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जो आपका प्रतिरोध है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका प्रतिघात है भाई, प्रतिघात जो है वह आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिघात जो है वह आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। और जो आपका प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा भी है वो भी आपकी आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। प्रतिबाधा भी आपकी आवृत्ति पर क्या करता है, निर्भर करता है। प्रतिरोध को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। जो आपके प्रतिरोध होता है इस प्रतिरोध को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, R से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित किया जाता है, प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो प्रतिरोध को R से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा क्या है, प्रतिघात। दूसरा जो चीज़ है वो क्या है, प्रतिघात है। तो प्रतिघात को हम लोग X से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिघात को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम X से प्रदर्शित करते हैं। और जो प्रतिबाधा होता है, प्रतिबाधा जो होता है इस चीज़ को देखते हैं, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो R मतलब प्रतिरोध, X मतलब प्रतिघात और Z मतलब प्रतिबाधा।
ठीक है। तो प्रतिरोध दिष्ट धारा या प्रतिरोधी धारक मार्ग में चालक द्वारा आरोपित अवरोध है, और प्रतिघात प्रतिरोधी धारक मार्ग में प्रेरक कुंडल या संधारित्र द्वारा आरोपित अवरोध है, और प्रतिबाधा प्रतिरोधी धारक मार्ग में प्रतिरोधक प्रेरक कुंडल या संधारित्र तीनों में से दो या दो से अधिक के द्वारा है। ये प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता, प्रतिघात आवृत्ति पर निर्भर करता है, प्रतिबाधा भी आवृत्ति पर निर्भर करता है। प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबाधा को X से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिबाधा को Z से प्रदर्शित करते हैं। तो ये तीनों में था अंतर पूछता है तो आप लोग इस चीज़ को बताइएगा। आगे का जो कंटेंट है, विभिन्न प्रकार के एसी परिपथ के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पर देखिए, तो पहला है, यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा, ना कोई भी परिपथ है भाई, वो तो हमको पता नहीं है, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ यूज करने वाले हैं इस चीज़ को देखिए। ये आपका परिपथ है, ठीक है, जिस पर I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा आरोपित करें, प्रत्यवर्ती धारा अल्टरनेट करंट आरोपित करें, तो परिपथ में वोल्टेज V और धारा I के मध्य, परिपथ में वोल्टेज V तथा I के मध्य, परिपथ में वोल्टेज V, ठीक है, वोल्टेज आपका क्या है, V है, और I के मध्य वोल्टेज और धारा, ये आपका धारा है भाई, ये आपका वोल्टेज है, के मध्य कालांतर फाई परिपथ की प्रकृति पर, कालांतर जो है आपका फाई, ये कालांतर को देखिए, परिपथ के जो कालांतर, परिपथ की जो है प्रकृति पर, परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध, परिपथ में प्रयुक्त क्या है, प्रतिरोध तथा धारिता अथवा प्रेरकत्व के मान पर निर्भर करता है, प्रेरकत्व के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है, ठीक है। तो यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा, यदि किसी परिपथ में आपका क्या है, प्रत्यवर्ती धारा, यदि किसी परिपथ में प्रत्यवर्ती धारा आरोपित करें, तो परिपथ में वोल्टेज V अथवा धारा I के मध्य, वोल्टेज V और धारा I के मध्य कालांतर फाई, परिपथ की प्रकृति, परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध तथा क्या है आप लोगों की धारिता अथवा प्रेरकत्व के मान पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसको हम लोग निम्न प्रकार से देखेंगे। एसी परिपथ निम्न प्रकार के होते हैं। एसी परिपथ जो होगा वो आपके निम्न प्रकार से होगा, जिसमें 1 बाय 1 करके इस चीज़ को हम लोग देखते जाएंगे। तो ये जो एसी परिपथ होगा वो विभिन्न प्रकार का आपका होगा, जिस तरीके से बोला गया है कि यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा आरोपित करते हैं हम लोग, कोई भी परिपथ होता है जिस पर हम लोग क्या करते हैं, प्रतिवर्ती धारा इस तरीके से क्या करते हैं, आरोपित करते हैं हम लोग, और उस पर I धारा प्रवाहित होती है, उसकी जो वोल्टेज होती है, जो वोल्टेज है वो आपका V है, तो इसके मध्य में जो कालांतर आएगा, ये V है, ये I है, इसके बीच में जो फाई आएगा, ये यहाँ पर I ले लो, यहाँ पर V ले लो, इसके बीच में जो फाई है जिसको हम लोग कालांतर बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कालांतर बोलते हैं। तो एसी परिपथ में यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा आरोपित करे, यदि किसी परिपथ में प्रतिवर्ती धारा आरोपित करे, तो परिपथ में वोल्टेज V और धारा I के मध्य कालांतर फाई परिपथ की प्रकृति पर, परिपथ की किस पर, पहला चीज़ जो है वो है आपके प्रकृति पर, पहला है प्रकृति पर, और जो दूसरा चीज़ है परिपथ के प्रकृति पर, और जो दूसरा चीज़ है वो परिपथ में प्रयुक्त प्रतिरोध पर, और तीसरा जो है वो है आपकी धारिता पर, तीसरा जो है वो आपकी धारिता पर है, और चौथा जो है प्रेरकत्व के मान पर, जो चौथा है वह है प्रेरकत्व के मान पर, प्रेरकत्व के मान पर निर्भर करता है। क्या करता है भाई, निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो एसी परिपथ निम्न प्रकार के होंगे आपका, पहला चीज़ एसी परिपथ आपके निम्न प्रकार के होंगे जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, पहला जिसमें हम लोग देखेंगे जिसमें केवल क्या हो जाएगा आपका ओमीय प्रतिरोध रहेगा।
तो पहला हम लोग देखेंगे 1 बाय 1 करके इस चीज़ को देखते जाएंगे। तो पहला जिसमें होगा, जिसमें आपके केवल ओमीय प्रतिरोध रहेगा, पहला जिसमें क्या रहेगा, केवल आपका ओमीय प्रतिरोध रहेगा। और दूसरा जिसमें केवल धारिता रहेगा, ओमीय प्रतिरोध केवल R रहेगा, जिसमें धारिता आपका C रहेगा। और तीसरा जिसमें प्रेरकत्व हो, जिसमें प्रेरकत्व हो, ठीक है। और चौथा जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो, जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो, दोनों का अटैचमेंट कर लेते हैं भाई, इसमें हम लोग दोनों को अटैचमेंट कर लेते हैं R और C के बेस पे। तो चौथा जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो। और पाँचवा में हम लोग क्या देखेंगे, देखिए इस चीज़ को, 5वां नंबर में देखेंगे जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व, जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हो, जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हो, R और L हो। और छठा में हम लोग क्या देखेंगे, 6वां नंबर में जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो, जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो। और 7वां जिसमें प्रेरकत्व भी हो, धारिता भी हो और प्रतिरोध तीनों हो। तो इस तरीके से देखेंगे 7 हैं इसमें से। पहला जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध रहेगा, दूसरा जिसमें केवल धारिता रहेगा, तीसरा जिसमें केवल प्रेरकत्व रहेगा, चौथा जिसमें प्रतिरोध रहेगा और धारिता रहेगा, 5वां जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व रहेगा, छठा जिसमें प्रेरकत्व और धारिता रहेगा, और 7वां जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों रहेगा। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, और दूसरा जिसमें केवल धारिता हो, तीसरा जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, चौथा जिसमें प्रतिरोध और धारिता दोनों हो, और 5वां जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों हो, और छठा जिसमें प्रेरकत्व और धारिता दोनों हो, और 7वां जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों हो। इस तरीके से रहेगा। तो विभिन्न प्रकार के ऐसी परिपथ के अंतर्गत हम लोग इतने चीज़ों को कवर अप करने वाले हैं। तो इसके पहले आप लोगों को जो बताया था उसको आप लोग ध्यान देंगे कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिघात क्या है, प्रतिबाधा क्या है, कालांतर क्या है, इसके बीच में हम लोग जो परिणामी वोल्टेज निकालेंगे, उसके धारा के लिए व्यंजक जो निकालेंगे, ये सभी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 5 नंबर के बेस पे एक नए के यहाँ से आता है कि जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, जिसमें केवल धारिता हो, जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, जिसमें 2 शामिल हो या 3 शामिल हो, आता है। एक वाला तो 5 नंबर के लायक क्वेश्चन नहीं है। तो यह तो इसमें से ये आ सकता है जिसमें प्रतिरोध और धारिता हो, यह आ सकता है प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो, यह आ सकता है प्रेरकत्व और धारिता हो, यह आ सकता है तीनों में से। मतलब ये आप लोगों का ये 4था नंबर या 5वां नंबर या 6ठा नंबर या 7वां, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा। इस चीज़ को आप लोग देखिए। तो विभिन्न प्रकार के ऐसी परिपथ में हम लोग ये 7 चीज़ों को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। तो पहला ओमीय प्रतिरोध के लिए देखेंगे, दूसरा जो देखेंगे वह धारिता के लिए रहेगा, तीसरा जो देखेंगे वह प्रेरकत्व के लिए रहेगा, और चौथा जो देखेंगे वह प्रतिरोध और धारिता के लिए रहेगा, 5वां जो देखेंगे उसमें प्रतिरोध रहेगा और प्रेरकत्व रहेगा, 6वां में देखेंगे जिसमें प्रेरकत्व और धारिता रहेगा, 7वां नंबर में देखेंगे जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और प्रतिरोध तीनों रहेगा। ठीक है। तो चलिए इसको 1 बाय 1 करके हम लोग देखते चले जाते हैं कि वास्तव में किस प्रकार की चीज़ होती है, किस प्रकार की विभिन्नता होती है, किस प्रकार से ओमीय प्रतिरोध एक दूसरे पर इफेक्ट डालते हैं, किस प्रकार से धारिता होती है जो एसी परिपथ के लिए प्रयुक्त होते हैं। चलिए तो पहला देखते हैं एसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो। पहला जो हम लोग देखेंगे एसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, तो इसके अंतर्गत हम इस चीज़ को देखते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं एसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो। तो पहला हम लोग देखते हैं एसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, ओमीय प्रतिरोध हो। ठीक है। तो इसके अंतर्गत देखते हैं, डायग्राम के बेस में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। देखिए जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध R है, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। I विद्युत I प्रवाहित हो रही है, ये आपका R है, I के साथ प्रवाहित हो रही है, इसलिए IR, ये आपका अल्टरनेट करंट है। ठीक है। तो पहला एसी परिपथ देखते हैं इस चीज़ को। पहला एसी परिपथ जिसमें एसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, ओमीय प्रतिरोध R हो, ओमीय प्रतिरोध R हो तथा जिस पर
जिस पर धारा I प्रवाहित हो, जिस पर धारा I प्रवाहित हो, तब ओमीय प्रतिरोध RI पर प्रदर्शित आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रदर्शित वोल्टेज समीकरण, वोल्टेज समीकरण V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी जो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रदर्शित है, तब हम जानते हैं कि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आयाम या उसके शिखर मान तथा आवर्तकाल पर परिभाषित है। अतः वोल्टेज समीकरण V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चूँकि हम जानते हैं कि I इक्वल टू होता है V बाय R, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा I इक्वल टू V के जगह में हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी बाय हो जाएगा R, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या हो जाएगा। तो I नॉट इक्वल टू होता है V नॉट बाय R, इस तरीके से। तो चलिए I इक्वल टू यहाँ से देखते हैं। तो I इक्वल टू हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी बाय हो जाएगा, ये R के बेस पे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम जानते हैं चूँकि I इक्वल टू होता है I नॉट साइन ओमेगा टी, इसलिए I नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी बाय R। साइन ओमेगा टी से कटेगा, तो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा I नॉट इक्वल टू V नॉट बाय R। ये आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा, I नॉट इक्वल टू V नॉट इक्वल टू R के बेस आएगा। तो इसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, जिसमें आपका क्या हो, ओमीय प्रतिरोध हो, तब उसके बीच का जो आपका व्यंजक है
ये इस तरीके से रहेगा। तो ऐसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध हो, जिसमें ओमीय प्रतिरोध हो तथा जिस पर धारा I प्रवाहित हो तथा ओमीय प्रतिरोध RI पर प्रदर्शित वोल्टेज समीकरण V = V0 sin ओमेगा t जो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रदर्शित है। तब हम जानते हैं कि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आयाम शिखर मान जो आवर्तक काल पर परिभाषित आता है वोल्टेज समीकरण V = होता है भाई V0 sin ओमेगा t। तो चूँकि हम जानते हैं कि I = I0 sin ओमेगा t, तो I = हो जाएगा V/R, तो I = हो जाएगा V0 sin ओमेगा t बाय R हो जाएगा। तो I = V0 sin ओमेगा t बाय R, तो I का वैल्यू होता है I0 sin ओमेगा t, तो I0 sin ओमेगा t = V0 sin ओमेगा t बाय R, sin ओमेगा t कट गया, तो I0 = V0 बाय R हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग कालांतर के बेस पे या जो फेजर आरेख के बेस पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें आपका तो I है और V है, I और V के बीच में इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो जो फेजर आरेख होता है उसमें आपका प्रत्यावर्ती धारा होता है, प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज हो जाए उसके बीच में हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, एक डायग्राम क्रिएट करते हैं, एक रेखा के रूप में हम लोग इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं। तो ये तो आपका था, ये तो ओमीय प्रतिरोध के बेस पे था। यहाँ पर जो है ऐसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध R हो तथा जिस पर धारा I प्रवाहित होता था, ओमीय प्रतिरोध RI पर प्रदर्शित वोल्टेज समीकरण V = V0 sin ओमेगा t जो प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रदर्शित है। तब हम जानते हैं कि इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में आयाम में शिखर मान आवर्तक काल पर परिभाषित है, अतः ये हो जाएगा। तो इसके जो फेजर आरेख के बेस पे आता है वो आप लोगों का इस तरीके से यहाँ पर आपका π/2 आता है, पाई आता है, फिर 3π/2 आता है, फिर 2π के बेस पे ही आता है। तो यहाँ पर ये जो होता है ये आपका प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बेस में आता है, ये आपका प्रत्यावर्ती धारा के बेस पे आता है, प्रत्यावर्ती धारा PI के बीच में जो होता है। ठीक है। तो इस बेस में ऐसी परिपथ जिसमें केवल ओमीय प्रतिरोध के बेस में हो, तो इसका आप लोगों का डेरिवेशन कुछ इस तरीके से बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रकार केवल धारिता जिसमें ऐसी परिपथ में प्रयुक्त धारा होती है, इसी चीज़ को बोल रहा है कि इस प्रकार केवल धारिता में जिसमें ऐसी परिपथ में प्रत्येक धारा प्रत्येक वोल्टेज के π/2 रेडियन या 90 अंश से क्या होता है, अग्रगामी होता है। आगे देखते हैं ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो तब क्या होता है। अगला जो कंटेंट है हमारे पास वो क्या है, ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या हो भाई, धारिता हो। तो चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। डायग्राम इस प्रकार से है, आप लोगों के पास देख लीजिए। यहाँ पर एक और बना देता हूँ, जैसे कि मैं ये V = होता है V0 sin ओमेगा t, ये आपका C है। यहाँ पर ऐसी परिपथ है, ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, जिसमें केवल धारिता हो। चलिए तो इस चीज़ में देखते हैं। यहाँ पर जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें केवल आपका क्या है भाई, धारिता है। तो ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, इस बीच में क्या होता है, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। चलिए तो पहला ऐसी परिपथ के लिए देखते हैं हम इस चीज़ को। तो चलिए इसको देखते जाते हैं। ऐसी परिपथ में जब उस पर प्रवाहित धारा I हो, जब उस पर प्रवाहित धारा I हो तथा
तथा जिस पर उपस्थित केवल धारिता हो, जिस पर उपस्थित केवल धारिता हो, तब हम जानते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण। तब हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। V इक्वल टू हम लोग जानते हैं V नॉट साइन ओमेगा टी तथा ये परिपथ में धारा I के साथ संबद्ध होता है, तब परिणामी वोल्टेज तब प्रत्यावर्ती वोल्टेज तब आपके पास होता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम लोग ये जानते हैं आवेश Q बराबर, हम जानते हैं कि Q इक्वल टू सी भी। हम जानते हैं कि Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तब समीकरण 1 से Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है। तथा I इक्वल टू आपका होता है डी क्यू बाय डी टी। डिफ्रेंशिएशन करते हैं तब यहाँ से हो जाएगा डी बाय डी टी। क्यों का हो जाएगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो I के बेस पे ये हो जाएगा, ये आपका निकलेगा सी वी नॉट साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, आपका ओमेगा हो जाएगा, और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये हो जाएगा। आगे हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे। तो चूँकि हम जानते हैं, चूँकि I इक्वल टू होता है आपके पास, I इक्वल टू यहाँ पर देखते हैं तो ये हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा, और कॉस ओमेगा टी इक्वल टू होता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो यहाँ पर I इक्वल टू भी होता है साइन आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या होता है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो चलिए इस चीज़ को रखते हैं, I के जगह हम लोग रखते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू के बेस पे रखते हैं भाई। तो यहाँ कितना हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और इधर है ओमेगा और क्या है सी वी नॉट है, और यहाँ पर कितना है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ये कटेगा तो क्या बचेगा आपके पास, ओमेगा के बेस से पूरा कटेगा तो ये आपके पास बच जाएगा I इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू बच जाएगा ओमेगा सी वी नॉट ओमेगा के बेस पे ये आप लोगों का बच जाएगा। तो जब ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता के बेस में हो, तो ऐसी परिपथ जब उस पर प्रवाहित जो धारा होती है वह I होता था, जिस पर उपस्थित केवल धारिता हो, तब हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण के अंतर्गत ये परिपथ संबद्ध होता है जब जिसमें केवल धारिता हो। ठीक है, ये ऐसी परिपथ है जिसमें केवल धारिता हो, तो धारिता के माध्यम से इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। अगला हम लोग देखते हैं ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो देख लिए, और ऐसी परिपथ जिसमें केवल क्या हो, धारिता के बेस पे हम लोग देख लिए। चलिए नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इस चीज़ की देखते हैं। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारिता प्रतिघात का वही काम होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ जो किए हैं उसी चीज़ को बोल रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जो धारिता होता है,
प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में जो आपकी धारिता होती है वह प्रतिघात का वही काम होता है जो दिष्ट धारा परिपथ में प्रतिरोध का है, जो दिष्ट धारा में प्रतिरोध का है। मतलब वही है आपका यहाँ पर जो प्रतिघात है और यहाँ पर आपका जो प्रतिरोध है, दोनों का काम वही है। बस ये जो अल्टरनेट करंट है एक डीसी करंट के अंतर्गत के बेस पे ये चीज़ आता है। आगे का कंटेंट है, इस धारिता वाले परिपथ में इस चीज़ को बोल रहा है कि इस धारिता वाले परिपथ का जो धारिता होता है, इस धारिता वाले परिपथ का यहाँ पर इस चीज़ को बोल रहा है, देखिए अच्छे से कि धारिता वाले परिपथ का धारिता वाले परिपथ का जो धारिता है भाई, धारिता वाले परिपथ का धारिता प्रतिघात प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति और संधारित्र की धारिता दोनों की क्या होती है बोलने से व्युत्क्रमानुपाती होती है। दोनों को क्या होती है बोलने से यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब एक का मान बढ़ेगा तो दूसरा का घटेगा, दूसरा का बढ़ेगा तो पहले का घटेगा, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो धारिता वाले परिपथ का जो धारिता प्रतिघात होता है वह प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति और संधारित्र की धारिता दोनों की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पर आप लोगों को बोला जाएगा कि धारिता वाले परिपथ का जो धारिता है वह धारिता और प्रतिघात प्रत्यवर्ती धारा की आवृत्ति और संधारित्र की धारिता दोनों की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं भाई, इस प्रकार हम देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार दिष्ट धारा के लिए, इस प्रकार दिष्ट धारा के लिए धारिता प्रतिघात क्या होती है, अनंत होती है। अतः संधारित्र को केवल प्रत्यवर्ती धारा को ही बहने देता है, प्रत्यवर्ती धारा को ही क्या होने देता है, बहने देता है, जिसको हम लोग दिष्ट धारा को नहीं। ठीक है, इसमें जो होती है वो जो धारा होगी उसमें से आपका प्रत्यवर्ती धारा को क्या होगी, बहने देगी। ये आपकी जो है प्रत्यवर्ती धारा है और दूसरा क्या है भाई आप लोगों की दिष्ट धारा है। दूसरा क्या है आप लोगों की दिष्ट धारा। प्रत्यवर्ती धारा को बहने देता है, दिष्ट धारा को बहने नहीं देता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आप लोगों के जो परिपथ में इस तरीके से रहेगा उसमें से आपका जो AC है वही आपकी प्रवाहित होगी। AC ही प्रवाहित होती है। ठीक है, DC यहाँ पर आपका प्रवाहित नहीं होती है। तो इस प्रकार दिशी धारा के लिए धारिता प्रतिघात अनंत होता है, अतः संधारित्र केवल प्रत्यवर्ती धारा को ही बहने देता है, दिष्ट धारा को बहने नहीं देता है। आगे का कंटेंट है AC परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, AC परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो। चलिए इसके लिए हम लोग देखते हैं AC परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, जैसे कि डायग्राम के बेस से वहाँ पर मैं समझाया हूँ। ठीक है, तो उस डायग्राम को हम लोग अच्छे से यहाँ से क्रिएट करते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आए। तो पहला हम लोग देख लिए AC परिपथ जिसमें प्रतिरोध हो, दूसरा देख लिए AC परिपथ जिसमें धारिता हो, अब तीसरा देखते हैं AC परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो। एक एक के बेस में देखेंगे, फिर दो के बेस में देखेंगे। तो पहला प्रतिरोध के बेस में देखें तो उसमें क्या आया, इस चीज़ को आप लोग भली भांति जान गए। उसके पश्चात आप लोगों के पास क्या आ गया, धारिता, AC परिपथ जिसमें केवल धारिता हो। अब प्रेरकत्व की बात करेंगे। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, प्रेरकत्व की बात करेंगे। तो प्रेरकत्व की बात करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों का चीज़ इस तरीके से आएगा। देखिए ये है, ये और ये, चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये आपका प्रेरकत्व के बेस पे है। ठीक है, ये यहाँ पर आपका AC हो गया, क्लियर। यहाँ पर धारा I प्रवाहित हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर यहाँ से I dI/dt के बेस पे हो गया, और यहाँ पर होता है V इक्वल टू होता है V0 sin ओमेगा t। चलिए इस चीज़ के लिए हम लोग देखते हैं। तो AC परिपथ जिसमें केवल क्या हो, प्रेरकत्व हो, तो हम
हम जानते हैं कि ऐसी परिपथ जिसमें हम जानते हैं कि ऐसी परिपथ जिसमें ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, केवल प्रेरकत्व हो, तब इस पर प्रवाहित धारा आई, तब इस पर प्रवाहित धारा आई हो, तब प्रेरकत्व प्रतिरोध तथा धारिता की भांति हम जानते हैं कि ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, तब इस पर प्रवाहित धारा आई हो, तब प्रेरकत्व प्रतिरोध तथा धारिता की भांति ही व्यवहार करता है, तब हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, V इक्वल टू होता है V0 साइन ओमेगा टी, ये होता है। तब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसकी जो वोल्टता होती है, इस वोल्टता के बेस पे इस चीज़ को हम लोग कवर अप करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो वोल्टता है भाई, यहाँ पर आपका जो वोल्टता है, इस चीज़ को देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं। चलिए, इस चीज़ को वोल्टता के बेस पे इस चीज़ को देखते हैं हम लोग। वोल्टता के बेस पे हम इस चीज़ को देखते हैं तो क्या हो जाता है, V माइनस एल डी आई बटे कितना होता है, डी आई बटे डी टी होता है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को करते हैं। चलिए, तो चूँकि सबमिशन ऑफ V इक्वल टू होता है 0, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा V माइनस एल डी आई बटे कितना हो जाएगा, डी टी। क्लियर। तब यहाँ पर हो जाएगा डी आई बटे डी टी इक्वल टू हो जाएगा V माइनस एल। तो यहाँ पर हो जाएगा V माइनस एल के बेस पे होगा, तो L आपका हो जाएगा डी आई बटे डी टी के बेस पे। तो यहाँ पर हो जाएगा डी आई के डी टी के बेस पे हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग देखेंगे डी आई के बेस पे, तो यहाँ डी टी ये हो जाएगा V माइनस एल के बेस पे हो जाएगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पर इस चीज़ को मैं आगे से कवर अप करके अच्छे से आप लोगों को बताता हूँ। जैसे यहाँ है, देखिए, तो सबमिशन ऑफ V इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ हो जाएगा V माइनस एल डी आई बटे डी टी इक्वल 0। तो यह हो जाएगा V इक्वल टू एल डी आई बटे डी टी। तो यह हो जाएगा V बाय एल, यह हो जाएगा डी आई बटे डी टी। तब ये कितना हो जाएगा, डी आई का वैल्यू हो जाएगा V बाय एल इंटू डी टी, ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग एक चीज़ को निकालते हैं, डी आई साइन आई इक्वल टू निकालते हैं, इसका हम लोग करते हैं। तो V इक्वल टू, चलिए, तो कितना हो जाएगा V का वैल्यू, यहाँ से हम लोग डी आई के बेस पे करते हैं, तो V नॉट साइन ओमेगा टी बाय एल डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी आई के बेस पे देखेंगे हम लोग, आई के बेस पे देखेंगे तो कितना हो जाएगा V नॉट, और ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा इंटू है एल। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा डी आई के बेस पे देखेंगे, तो चूँकि आई इक्वल टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, और इसका भी वैल्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू देखेंगे तो V नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी के बेस पे हम इसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाता है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2।
चूँकि आई नॉट इक्वल टू है तो आई की जगह हम इतना रखेंगे, तो ये आपका कटेगा इससे, तो यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास देखा जाए तो आई नॉट इक्वल टू बचेगा वी नॉट बाय ओमेगा एल, ये बचेगा। तो ऐसी परिपात जिसमें केवल प्रेरकत्व के बेस पे हो, ऐसी परिपात जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, तब उस स्थिति में क्या आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट बाय ओमेगा एल के बेस पे आएगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि ऐसी परिपात जिसमें केवल प्रेरकत्व हो, तब इस पर प्रवाहित धारा आई हो, तब प्रेरकत्व प्रतिरोध तथा धारिता की भांति ही व्यवहार करता है, तब हम जानते हैं कि प्रकृति वोल्टेज समीकरण V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वोल्टता इक्वल टू V माइनस एल डी आई बाय डी टी, और सबमिशन ऑफ V इक्वल टू कितना है 0 है, तो V माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको चेंज कर दिए तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, प्लस माइनस में करो तो माइनस प्लस में, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई में, तो V इक्वल टू हो जाएगा एल डी आई बटे डी टी, तो V बाय एल डी आई बटे डी टी हो जाएगा। तो डी आई का वैल्यू आपका इस तरीके से आएगा। तो चूँकि हम लोग प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि डी आई इक्वल टू होता है वी नॉट साइन ओमेगा टी बाय एल, तो डी आई इक्वल टू होता है वी नॉट बाय एल कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा, तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू होता है, तो दोनों साइन पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू और साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू दोनों कैंसिल हो जाएगा। तब हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट वी नॉट बाय ओमेगा एल के बेस पे ये चीज़ आ जाएगा। तो ये परिणामी वोल्टेज के अंतर्गत है। ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व के बेस पे हो, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ से देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी चीज़ को बोला जा रहा है कि केवल प्रेरकत्व वाले ऐसी परिपथ में, केवल प्रेरकत्व वाले, यहाँ पर बोला जा रहा है इसी चीज़ को देखिए कि केवल प्रेरकत्व वाले ऐसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ वोल्टेज से पाई बाई 2 रेडियन या 90 से क्या होती है, पीछे होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रतिरोध हो, ऐसी परिपथ जिसमें केवल धारिता हो, ऐसी परिपथ जिसमें केवल प्रेरकत्व हो। अब हम लोग देखेंगे ऐसी परिपथ जिसमें धारिता और प्रेरकत्व हो, ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व हो, ऐसी प्रतिरोध जिसमें प्रेरकत्व और धारिता हो, उसके बाद ऐसी परिपथ जिसमें प्रेरकत्व, धारिता और संधारित्र तीनों हो, ठीक है। तो तीनों के बेस पे देखेंगे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ से एक एक के लिए तो नहीं आएगा, लेकिन जहाँ पर दो शामिल हैं जिसमें प्रतिरोध और प्रेरकत्व या प्रतिरोध हो या धारिता प्रतिरोध हो, इस तरीके से, तो ये जो क्वेश्चन होता है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बेस पे ये चीज़ आपका आता है। तो ये प्रेरकत्व के बेस पे है, जिसमें हम लोग ऐसी परिपथ के रूप में देख लिए, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के रूप में देख लिए, जिसमें वोल्टेज के लिए अग्रगामी पश्चगामी परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिघात क्या होती है, प्रतिरोध क्या होती है। प्रतिरोध आवृत्ति पर नहीं निर्भर करता है, प्रतिघात करता है, प्रतिबाधा भी आप लोगों का करता है, ठीक है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग यही ओवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रतिरोध के बेस पे देखेंगे और प्रतिघात के बेस में देखेंगे, जब दोनों के बीच में कालांतर आपका फाई हो जाएगा, जिसमें हम लोग 10 फाई के बेस में निकालेंगे। ओमेगा सी आर क्या होता है, ओमेगा क्या है, ओमेगा सी आर के बेस पे दोनों चीज़ आप लोगों को एक दूसरे से किस तरीके से इफेक्टिव डालते हैं, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। जब उसमें प्रतिरोध की प्रतिबाधा क्या होती है, प्रतिघात क्या होती है, जिसमें ओमीय प्रतिरोध अटैचमेंट होता है, प्रेरकत्व होता है, प्रेरक कुंडली होता है, तो उस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यही और करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा, ओके बाय, हैव ए नाइस डे।